आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में हम यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स आपको करा रहे हैं। हम 5 प्रैक्टिस सेट इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोगों ने उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आपके लिए मैं छठा प्रैक्टिस सेट भी आज ही लेकर आ गया हूँ। एक दिन में मैं 2 कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो पाएगा हम एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है, तो 5, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूं, उसको मैंने डाल दिया है, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता पहला सेक्शन होता है हमारा। पहला प्रश्न है, अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी प्लस ईस्ट, ये सिंपल है, आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो अभी प्लस ईस्ट, देखिए लेकिन छोटी ई इसमें आता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर इसमें सही होगा। ठीक है, छोटी ई याद रखिएगा, यहीं पर आपको कंफ्यूज करेगा ऑप्शन ए और डी में। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। संधि 3 प्रकार की होती है, हम बात कर चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आपके 5 प्रकार हैं, वृद्धि संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो दिन होता है हमारा दिवस, दीन होता है जो गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो दूसरे का क्या सही होगा? दिवस और गरीब। दारू का अर्थ क्या है? तो दारू का अर्थ यहां पर अगर आप देखेंगे तो लकड़ी के लिए दारू शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के लिए। आगे चलते हैं और देखिए ये दारू छोटा ऊ है। ठीक है, शराब कब सही होगा? जब बड़ा ऊ होगा, याद रखिएगा। बहुत अच्छा देखिए प्रश्न इन्होंने बनाया है, दारू नहीं है दारू है। ठीक है, रा पे छोटे ऊ की मात्रा है, अगर बड़ा ऊ होता तो आपका शराब आंसर होता, छोटा ऊ है इसलिए लकड़ी इसका सही आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो चंचरीक होता है, द्विरेफ होता है, द्विरथ भी होता है, लेकिन शिलीमुख देखिए इसका पर्यायवाची नहीं होता, ये तीर अथवा बाण का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। इसके भी बहुत सारे आते हैं। शर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है बाण का। मैं बाण के आपको कुछ और पर्यायवाची बताता हूं, इसमें कौन कौन से हैं। विशिक है, विशिक भी बहुत आता है, तोमर है, ईशु है, शिलीमुख आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है, इसके अलावा सायक, ये सभी आपके बाण के पर्यायवाची हैं। भ्रमर के पर्यायवाची मैं आपको पिछले सेट में बता चुका हूं, भ्रमर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक अली इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अली, षटपद, ठीक है, द्विरेफ, चंचरीक, ये सब आपको दे ही रखे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ये है। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो अभिलाषा होता है आपका इच्छा, कामना, लालसा, लेकिन अनिच्छा क्या होगा? इसका एक तरह से विलोम शब्द है। अगला, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? तो पर्वत के नीचे की भूमि को ज्यादातर उपत्यका बोला जाता है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अधीत्यका। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो देखिए खिलौना जो शब्द है ये खेल प्लस औना, तो इसका जो मूल शब्द है वो खेल है और इसमें प्रत्यय औना जोड़कर बनाया गया है खिलौना, तो खेल इसका मूल शब्द है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? सिंपल है ये, तो इसमें तो अधि उपसर्ग है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके अलावा देखिए और कुछ शब्द मैं बता देता हूं, तो अधिमूल्य बनता है अधि उपसर्ग से, अधिराज बनता है, अधिग्रहण बनता है, इसके अलावा अधिपाठक है, ठीक है, अध्ययन है, अधिनियम है, अधिक है, ये सारे शब्द आपके अधि उपसर्ग से बनते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए दांत जो शब्द है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? दंत। आंख, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? अक्षी। बात करें कान की, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण। लेकिन अधर जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, ये होंठ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अधर होंठ के लिए। ओष्ठ भी इसका एक तत्सम होता है। ठीक है, ओष्ठ। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसके द्वारा, यानी उसने, इसमें सीधे सीधे आपका कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ऊपर की ओर उछाला हुआ, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे बोला जाता है उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी। ठीक है, उत्क्षिप्त। प्रक्षिप्त किसके लिए आता है? फेंका हुआ। आरोहण मतलब जैसे किसी चीज के ऊपर चढ़ना, उसके लिए यूज होता है सवार होना, आरोहण। बात करें अगर उत्थान की, तो मतलब उठाना या उठना। नीचे दिए गए शब्दों में से नित्य या हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए अगर इसमें बात करें तो जो हस्ताक्षर शब्द है वो हमेशा एक वचन में यूज नहीं होता। ठीक है, हमेशा एक वचन में हस्ताक्षर यूज नहीं होता, ये बहुवचन के सेंस में भी यूज हो सकता है। बाकी जनता,
आकाश और पानी ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? इसके अलावा ऊपर देखिए थोड़ा सा एक दो फैक्ट्स और मैं आपको बताने भूल गया, पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखिए जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, दूध, घी, तेल, इनका ज्यादातर प्रयोग आपका हमेशा एक वचन में होगा। अगर बात करें कुछ जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन हमेशा समान आपको दिखेंगे, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, मामा, नाना, दादा, बाबा, योद्धा, आत्मा, ये जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में आपके रहते हैं और बहुवचन में भी समान रहते हैं। कुछ लोग जैसे क्या होता है, जैसे आपका प्राण है, लोग, दर्शन, अक्षर, होंठ, आंसू इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में हमेशा आपका बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। आंसू कभी आंसुओं नहीं होता, आंसू का आंसू ही बहुवचन आपको मिलेगा। इस बार वीडियो के री एग्जाम में भी पूछा गया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रत्येक और हर एक, ये दो शब्द भी बहुत पूछता है। ठीक है, प्रत्येक और हर एक, इनका जो यूज होगा वो हमेशा एक वचन में होगा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? तो देखिए भवदिया, ये भवदिया का स्त्रीलिंग है। साध्वी, ये भी स्त्रीलिंग है। डिबिया, ये भी स्त्रीलिंग है। संचालक जो है, जैसे किसी कार्यक्रम का संचालन करने वाला, उसे संचालक बोला जाता है। इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो संचालिका होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल जैसे बार बार, हर रोज, कई बार, घड़ी घड़ी, ये सभी आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो यह कुत्ता मेरा है, यह घर मेरा है, ये आपके सभी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो अगर आप ऑप्शन ढंग से पढ़ेंगे, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अगर मैं देखिए बोलूं रामचरितमानस की जगह हम अगर यूज करें धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस में सिर्फ रामचरितमानस की ही हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहूंगा नदी, तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये सारी नदियों का बोध करा रही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे गंगा की, यमुना की, तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर उसी की बात कर रहे हैं। इसी तरह पर्वत में भी होता है। अगर आप बात करेंगे पहाड़, पर्वत, तो ये सारे पर्वतों का बोध कराता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हिमालय की, सतपुड़ा की, ठीक है, कंचनजंगा की, तो स्पेशल आप उस पर्वत की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनधिकार ठीक है, निरपेक्ष ठीक है, कौतूहल भी ठीक है, पौराणिक गलत है। पौराणिक में अड़ा में छोटी ई की मात्रा आती है, इस तरीके से मात्रा इसमें लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंत्याक्षरी जो शब्द है आपका, ये बिल्कुल ठीक है। और देखिए अंत्याक्षरी याद रखिएगा, आधा ना आधा ता इसमें आता है। ठीक इसी तरह एक शब्द है ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना में भी यही होगा आपका, ज्योत्सना में भी आधा ता आएगा और आधा सा आएगा। ज्योत्सना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है वो भी। छ, क्षत्रिय वाला, वर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है? तो क्षत्रज्ञ। और आपका श्रवण कुमार वाला श्रा, ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आपके संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी। फिर से बता देता हूं, शा, त्र, ज्ञा और श्रवण कुमार वाला श्रा, ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। बात करें अगर अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, र, ला, वा। बात करें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, तो उसमें आते हैं शा, सा और हा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा माना जाता है। उसके अनुसार 4 कालखंडों में से विभक्त किया जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 कालों में माना जाता है हिंदी का पूरा वो। भक्ति काल में आपको पता होगा 1375 से 1700 तक, उस समय उत्तर भारत में भक्ति काल का उदय हो रहा था। कबीर दास, बहुत सारे इस तरीके के, चैतन्य महाप्रभु वगैरह वहां पर उस समय थे, तो काफी ज्यादा भक्ति से संबंधित हमारे यहाँ रचनाएं हो रही थी। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा आपकी द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ठीक है, और ये आपका 1909 में प्रयागराज से प्रकाशित की जाती थी। और किसके द्वारा? कृष्णकांत मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं हम गद्यांश। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिल्लम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में
सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ठीक है, पैसेज देखिए काफी अच्छा है। तो अंधकार के सिमटकर बैठने होने का क्या कारण है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी सूर्यास्त आपका नहीं हुआ है, सूर्यास्त की बात बाद में की गई है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का क्या कारण है। तो अचानक अगर तुरंत फुरत होने की घटनाओं का कारण क्या है, जैसे ही क्या आवाज आती है, अजी सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो क्या हुआ, ये सुनते हो की आवाज, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 24वां, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में जो गल्ला है, जैसे दुकान में भी आपने देखा होगा गल्ला, तो गल्ले का यहाँ पर पूछा है कि कौन से शब्द आपके गल्ले के समानार्थी हैं। तो अगर आप बात करेंगे रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला, ये सभी आपके गल्ले के समानार्थी शब्द हैं। अगला, कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना इसका सिंपल मतलब होता है, ऑप्शन सी। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, ऑप्शन ए। ये सभी मैंने मुहावरे वाले अपने वीडियो में कराए हैं, मैंने देखिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर जो हमने यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के अलग अलग टॉपिक्स डाले हैं उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। सारे जो टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करें। तो 2 बार इसमें तारे शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो कनक 2 बार यूज हुआ है, एक बार धतूरा और एक बार सोने के लिए, लेकिन हर बार दोनों का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा आपका, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार। आगे चलते हैं, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, इसमें कौन सा रस है, साफ दिख रहा है आपको, इसमें वीर रस का ये उदाहरण है। ठीक है, उत्साह इसका एक तरह से भाव होता है, स्थायी भाव। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये एक सिंपल वाक्य है, विधान वाक्य है। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य होता तुम कहाँ जा रहे हो, निषेधात्मक वाक्य मतलब जहां पर थोड़ा निगेटिव सेंस आए, ठीक है, नकारात्मक सेंस आए, जैसे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इस तरीके से। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य जैसे पानी पी लीजिए, किसी से आप बैठकर पढ़ाई कर लो, ठीक है, किसी से आज्ञा लेना, उस तरीके का। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो युधिष्ठिर मतलब इसका जो सिंपल वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है वो क्या होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो समास है वो तो तत्पुरुष समास है, सबको पता है, क्योंकि कारक चिन्ह वगैरह का लोप होता है। लेकिन तत्पुरुष में भी देखिए यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष है, तो अलुक तत्पुरुष है। देखिए यहाँ पर इसके शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अलुक तत्पुरुष के और नए तत्पुरुष के। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिस समास में आपका विभक्ति का लोप नहीं होता वहां पर आप लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे युधिष्ठिर का आपका अर्थ क्या होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, अगर बात करें नए तत्पुरुष की, तो नए तत्पुरुष क्या होता है, जिस समास के पहले पद में आपका निगेटिव कुछ हो, यानी निषेधार्थक हो, जैसे आ या अन। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, अनश्व, अनुचित, अगति, अनागत, वहां पर आपको नए तत्पुरुष मिलेगा। यहां पर आपका ऐसा निगेटिव कुछ नहीं है, इसलिए यहां पर अलुक तत्पुरुष। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम 46वें प्रश्न से। सामान्य जानकारी हमारा ये रहा। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था। तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म के 2 मेन सेक्ट्स हैं, एक महायान और हीनयान। तो देखिए पहले शुरू में क्या होता था, भगवान बुद्ध को सिंबल्स के रूप में पूजा जाता था, चिन्हों के रूप से पूजा जाता था, जैसे उनके पद चिन्ह, हाथी, पीपल का पेड़ क्योंकि उसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, घोड़ा वगैरह, ठीक है, सांड या बुल। तो इस तरीके के सिंबल्स से, शेर क्योंकि वो शाक्य वंश से संबंधित थे तो शाक्य मुनि उन्हें बोला जाता था, तो शेर के सिंबल से भी उन्हें पूजा जाता था। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब कुषाण भारत में आए, कुषाण वंश का शासन भारत में आया और उसके एक बहुत फेमस राजा थे कनिष्क, तो उन्होंने मूर्ति कला को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। आपने सुना होगा 2 स्कूल हैं हमारे यहाँ, एक गांधार स्कूल है और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। तो इसमें क्या हुआ, भगवान बुद्ध को एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। लोग ये चाहते थे कि वो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनको मानते हैं, उनको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, कि वो कैसे दिखते हैं। तो धीरे धीरे भगवान बुद्ध के जो सिंबल्स थे उन्होंने मूर्ति का रूप ले लिया।
कि भगवान इस तरीके से दिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो महायान लोग थे वो भगवान बुद्ध को एज अ गॉड या भगवान के रूप में पूजने लगे, उनकी मूर्ति पूजा करने लगे। लेकिन हीनयान कौन थे? हीनयान वो लोग थे जो भगवान बुद्ध के पुराने तरीके से पूजा करते थे, उनकी जो टीचिंग्स थी उनको कड़ाई से पालन करते थे, यानी ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल की तरह। महायान थोड़ा नया स्कूल था, जो लोग भगवान बुद्ध को किसके रूप में पूछते थे? भगवान के रूप में पूछते थे। जो आपने देखा होगा अमिताभ, अवलोकितेश्वरा, पदम पानी, ये सारे जो शब्द हैं ये सब महायान से ही संबंधित है, क्योंकि ये लोग भगवान बुद्ध को किसके रूप में पूछते थे? भगवान के रूप में पूछते थे। अब बात करें तो ये कब विभाजित हुआ, तो देखिए कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति होती है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वासुमित्र होते हैं। और ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट इससे क्यों है, क्योंकि कनिष्क का ये वाले जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति है जिसमें एक उपाध्यक्ष भी था, बाकी किसी बौद्ध संगति में कोई उपाध्यक्ष नहीं था। तो इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। ठीक है, जो अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी बौद्ध संगति के दौरान हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म आपका बढ़ गया था। चार बौद्ध संगतियों की अगर बात करें तो चारों की तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहली बौद्ध संगति भगवान बुद्ध की जिस साल मृत्यु हुई थी आपकी, उसी साल आयोजित की गई। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। कहां पर? राजगृह में। और कौन से सन में हुई थी? 483 बीसीई में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और यहाँ पर ही आपका जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है उसमें से दो पिटक, कौन कौन से? विनय पिटक और सुत्त पिटक। इसका जो कंपाइलेशन है, जो संकलन है, वो यहीं पर होता है पहली मीटिंग में। फिर आपकी दूसरी मीटिंग होती है इसके 100 साल बाद। कब? 383 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली में आयोजित की जाती है। ये कौन राजा होते हैं? इनकी जो संरक्षण राजा होते हैं वो होते हैं काल अशोक। और जो प्रेसिडेंट होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं सबा कामी। और यहाँ पर आपका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता। तीसरी जो हमारी होती है वो होती है 250 ईसा पूर्व में। और इसमें होते हैं बहुत फेमस राजा पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक, और पाटलिपुत्र में ही ये होती है। और मोगलीपुत्र तृष्या इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर आपका जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध के दर्शन की बातें की गई हैं, वो यहाँ पर आपका कंपाइल होता है। और चौथे की बात हमने कर ली 100 ईसा पूर्व, 100 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में ये होती है। कनिष्क के टाइम में एक चीज और बहुत फेमस है, कनिष्क ने क्या किया था? शक संवत की स्थापना की है भारत में 78 ईस्वी में। जिस साल इनका राज्यारोहण हुआ था उस साल को हम कनिष्क के द्वारा स्थापित किए गए शक संवत के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यही इससे संबंधित सारे फैक्ट्स थे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो गुप्त वंश के एक राजा थे आपका भानुगुप्त। ठीक है, तो भानुगुप्त का ऐरण शिलालेख है कहां पर? मध्य प्रदेश के विदिशा में। वहां पर हमें सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक हूणों के द्वारा इनको हरा दिया जाता है शासक को, तो फिर इनकी पत्नी सेल्फ इमोलेट कर लेती है, यानी खुद को या खुद का दहन कर लेती है। तो इस यहाँ पर हमें सबसे पहले जिक्र मिलता है कि कहीं ना कहीं उस समय भी हमारे यहाँ सती प्रथा का चलन था। और याद रखिएगा थोड़ा सा एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसी तरीके का एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूं कि सबसे पहले किस में हमें भारतवर्ष शब्द का जिक्र देखने के लिए मिलता है? कौन से शिलालेख में? तो देखिए, जो कलिंग का राजा था खारवेल, उनका जो हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन है, ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख है, उसमें हमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र देखने के लिए मिलता है। भारतवर्ष जो नाम है वो कलिंग नरेश हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है खारवेल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। पुलकेशिन स्तंभ की हम पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख की बात हम कर चुके हैं। कब? कल कर चुके हैं। इसमें इसके जो कोर्ट पोएट है, दरबारी कवि हैं, रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखा गया था। इसमें हमें क्या जिक्र मिलता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा फेमस है। और ये देखिए सीधे पूछता है कि भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, आप भी याद रखिएगा। अगला, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इनके द्वारा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया और आज भी हम उसे उसी नाम से जानते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा देखिए कुछ और साल इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला तो आपका यही है 1909। 1909 में कौन से सुधार आए थे? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। 1919 में कौन से सुधार आए थे? मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आए थे, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए कह रहा हूं इन दोनों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और 1789 क्यों फेमस है? 1789 इसलिए फेमस है क्योंकि इस साल आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभी फ्रांस में बास्टिल डे परेड हुई थी, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग डेट को
याद करने के लिए ही मनाई जाती है। फ्रांसीसी क्रांति को याद करने के उपलक्ष्य में ही बास्टिल डे परेड मनाई जाती है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी अभी भाग लेने फ्रांस गए थे, इसलिए मैंने आपको बताया। और वहीं पर उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित भी किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, तो आपका किससे जुड़ाव है? अगर आपने थोड़ा सा भी महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा तो आप आराम से इस प्रश्न को कर लेंगे। क्या है आपका? सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह का मतलब ही यही है आपका, सत्य के लिए आग्रह, मतलब किसी से लड़ना नहीं, केवल अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय को काल में हो? और हाँ, थोड़ा सा गांधी जी से एक दो फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसे मानते हैं? गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले अपना पॉलिटिकल गुरु किसे मानते हैं? राजनीतिक गुरु, वो मानते हैं एमजी रानाडे जी को, महादेव गोविंद रानाडे जी को। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कहां पर? कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने कभी किसी सेशन की अध्यक्षता नहीं की। बात करें, ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और कौन से जहाज से वहां पर गए थे? एसएस राजपूताना से ये लंदन पहुंचे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इसी तरीके के नॉर्मल फैक्ट्स आपसे पूछता रहता है। और हाँ, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था ये 1807 में। ब्रिटेन से एक अर्थशास्त्री को भारत में बुलाया जाता है जिनका नाम है जेम्स विल्सन, ठीक है, याद रखिएगा, 1860 में। और उन्हीं के आने पर भारत में अलग अलग चीजों में टैक्स वगैरह की बात की जाती है, और बजट जो है भारत में उनके आने के बाद ही पेश किया जाता है। तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट वगैरह प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसरॉय थे, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय भी हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मजेस्टी के पास चला गया था, यानी सीधे क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? तो जबलपुर के निकट भेड़ाघाट एक जगह है, वहां पर मार्बल की रॉक्स हैं, उन्हीं को काटती है ये, तो वहां पर दूधिया पानी निकलता है, इसीलिए इसको धुआंधार या कपिल धारा वाटरफॉल भी इसको बोला जाता है। और ये नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक हिल से निकलती है, और ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी पश्चिम की तरफ बहती है, और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बात करें अगर, तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी ये एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में से, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से ली गई है? तो संसदीय विशेषाधिकार देखिए, जो पार्लियामेंट से संबंधित हमने ज्यादातर प्रोविजन लिए हैं वो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, यानी ब्रिटेन से लिए हैं। तो ये संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है संसद के लोगों को कुछ विशेषाधिकार रहते हैं, जैसे जो लोग वहां संसद में बोलते हैं उसके खिलाफ कोई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, इस तरीके के कुछ प्रोविजन वहां पर दिए गए हैं, तो वो हमने सब ब्रिटेन से लिए। कनाडा से हमने क्या लिया है? रेसिडोरी पावर्स वगैरह, ये जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास रहेंगी, ये हमने यहीं से लिया है। केंद्र हमारे यहाँ ज्यादा मजबूत है, वो भी प्रोविजन हमारे यहाँ कनाडा से ही है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? व्यापार की स्वतंत्रता वगैरह। इसके अलावा जो जॉइंट सिटिंग हमारे यहाँ होती है, संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत सामान्य बिल के केस में, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से हमने बहुत फेमस क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इनकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं, जो किसके संविधान में निहित है? तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, अमेरिकी संविधान से बहुत ज्यादा प्रेरित है। अमेरिका का संविधान दुनिया में पहला ऐसा संविधान था जो प्रस्तावना से शुरू हुआ था और जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात भी आपकी की गई थी, ठीक है। तो अमेरिका याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के केस में। और अमेरिका के संविधान में देखिए बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन जो वहां पर है उसका पालन बड़ी कड़ाई से वहां पर होता है। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो जो हाई कोर्ट होता है उसके चीफ जस्टिस के द्वारा, कंसर्न स्टेट का जो भी हाई कोर्ट होगा। और लेकिन अगर देखिए चीफ जस्टिस नहीं होगा तो वहां का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो उनको शपथ दिलाते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ये वाला आपका ठीक होगा। इसके अलावा राज्यपाल से एक प्रश्न और पूछता रहता है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 में। प्रेसिडेंट के
अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से में है? 123 में। ठीक है, 213 और 123 याद रखिएगा। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। बात करें अगर भाषाओं की, तो टोटल हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ओरिजिनली केवल 14 थी, बाद में अलग अलग संविधान संशोधन से हमने इसमें जोड़ी है। तो टोटल अब कितनी है? पहले 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी, फिर 71वें से जोड़ी, और फिर 92वें संविधान संशोधन से हमने अलग अलग भाषाएं इसमें जोड़ी हैं। तो टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 हमारे संविधान में भाषाएं हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश उसमें से एक भाषा नहीं है। ठीक है, फिर बता रहा हूं हमारे संविधान में इस समय टोटल 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड है, लेकिन उसमें से इंग्लिश एक नहीं है। संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन इन भाषाओं से संबंधित है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है, उसका कौन सा अनुच्छेद है? उसका अनुच्छेद है 343, अनुच्छेद 343। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? तो जीडीपी इंडेक्स से आपको पता है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास का, सॉरी ऑप्शन बी, आर्थिक विकास का लेखा जोखा हमें मिलता है। अगला, नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो देखिए, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दो रेशियो होते हैं, एसएलआर और सीआरआर। तो देखिए, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये 14 दिन के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, फोर्टनाइटली कैलकुलेट किया जाता है। तो 14 दिन में आपका जो एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, फिर बता रहा हूं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी शुद्ध मांग और समय देनदारियां, इसका कुछ परसेंटेज हमें कैश के रूप में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, यानी आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बता देता हूं, 14 दिन के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। आरबीआई जो भी रेट सेट करता है, उसके हिसाब से हमें अपने इस नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का जो 14 दिन में हमारा सेट हुआ है, उसका कुछ परसेंटेज कैश के रूप में, तभी कैश लिखा है उसमें, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सिंपल है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका कब आया है? 1949 का ये एक्ट है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, तो सिंपल क्वेश्चन है, नेपाल का। आपने देखा होगा, दो उनके त्रिकोण टाइप का उनका एक झंडा है, जिसमें आपको सूरज दिखेगा और नीले कलर से उसके बॉर्डर वगैरह बने हुए हैं, और रेड कलर का उनका फ्लैग है। ठीक है, तो और सूर्य से ही देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास किया जाता है, उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। ठीक है, तो नेपाल के फ्लैग में सूर्य है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। आगे, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहां हुई? तो ये असम के गुवाहाटी में हुई। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2023 की थीम क्या है? तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ऑप्शन ए। और बात करें वेटलैंड से संबंधित आपका कौन सा एक कन्वेंशन है? तो रामसार कन्वेंशन इससे संबंधित है। रामसार कन्वेंशन सन 1971 में ईरान का एक शहर है रामसार, वहां पर साइन की गई थी। और ये जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, उसको एक तरह से संरक्षित करता है। भारत के टोटल 75 वेटलैंड्स इसमें शामिल है। नंबर 1 रैंक है आपकी तमिलनाडु की, और सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की। तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो ये कौन बना है? पेटीएम बैंक्स बन गया है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक्स, ऑप्शन ए। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भारत का पहला स्काई एयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्काई एयर। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल भी लॉन्च किया है, उसको भी याद रखिएगा। आप देखते हैं कंप्यूटर, 66वां प्रश्न। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स स्टोर्स द, यानी कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है, तो किस चीज का होता है? ये निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, यानी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो क्या इसमें आसान है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सिंपल आपको पता है, लैपटॉप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिया गया है जॉन मैकॉर्थी के द्वारा। ठीक है, जॉन मैकॉर्थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत यूज होता है। लिस्प मतलब LIS लिस्ट, और P मतलब प्रोसेसिंग, तो इसका नाम है पूरा लिस्ट प्रोसेसिंग। और किसको जाना जाता है? इसके लिए भी आपके जॉन मैकॉर्थी को जाना जाता है। इसमें हमें मिलाना है आपका थ्रेड, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, फाइल सिस्टम और सिग्नल। तो इसमें हमें मैचिंग करनी है कि इसमें क्या क्या है। तो थ्रेड को आपका CPU के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ए का हमारा हो गया तीसरा। वर्चुअल एड्रेस स्पेस को मेमोरी के द्वारा आपका नियंत्रित किया जाता है। फाइल सिस्टम की अगर बात करें तो इसको डिस्क के द्वारा, और सिग्नल की अगर बात करें तो इसको इंटरप्ट। यहाँ पर आपका सिग्नल में से संबंधित टर्म क्या है आपका, कि सिग्नल इंटरप्ट हो गया, तो इससे संबंधित ये टर्मिनोलॉजी है। ऑप्शन अगर देखेंगे एक ही आप मिला लेंगे अगर थ्रेड, तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो किस प्रकार का कंप्यूटर आपका फर्मवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU क्या है? तो इसका सिंपल है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये भी हमने आई थिंक RRB या SSC के किसी एक उसमें किया है, मुझे याद है। CGI स्टैंड फॉर, तो CGI का मतलब क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 74वां। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है? तो इसमें कौन सा वर्ड में डिफॉल्ट टैब स्टॉप है? आपका लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में हमेशा रहता है आपका MS वर्ड अगर आपने चलाया हो तो। Ctrl+D कुंजी दबाने से MS वर्ड में डैश डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो किस तरीके का डायलॉग बॉक्स आता है इसमें? तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। ठीक है, फॉन्ट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है? तो आपका .docx। ठीक है, .docx, ऑप्शन बी। आगे, MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल फाइल को सिंपल पता होगा आपको, इसको वर्कबुक बोला जाता है। ठीक है, MS एक्सेल फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से देखिए, जो इंस्टाग्राम है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? हमने बहुत पहले कई बार देख लिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो डेटा को किसमें, इंफॉर्मेशन में बदलना है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी अवस्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है आपकी कानपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आपका पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यानी दलहन शोध संस्थान भी कानपुर में ही स्थित है, याद रखिएगा। बात करें अगर नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपका नोएडा में स्थित है। इसके अलावा बात करें मेरठ क्यों फेमस है? तो मेरठ आपका खेल के सामान वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लखनऊ आपका चिकन वगैरह के लिए, जो कपड़ों पर चिकनकारी का काम होता है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश के अगर लिंगानुपात की बात करें तो सिंपल है, 912 हमारा लिंगानुपात है। और अगर बात करें संपूर्ण भारत के लिंगानुपात की 2011 के हिसाब से, तो वो है 943। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हमारे राष्ट्रीय औसत से कम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जैपनीज एंसेफेलाइटिस के उन्मूलन से संबंधित है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी ज्यादा प्रकोप इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए बहुत मिलता था, गोरखपुर वगैरह के आसपास के क्षेत्रों में। तो उसको रोकने के लिए दस्तक कैंपेन शुरू की गई थी। 84वां देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो इसमें परियोजना के लिए कौन सा जिला चयनित नहीं है? सीतापुर इसमें नहीं चयनित किया गया था। ठीक है, सीतापुर देखिए और क्यों फेमस है? सीतापुर में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा सीतापुर में है। परसेंटेज वाइज बात करें तो वो है कौशाम्बी में, याद रखिएगा। और रायबरेली में क्या है? रायबरेली में आपकी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है।
अलीगढ़ में आपका क्या है, अलीगढ़ तालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी, तो ये गाजियाबाद में की गई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, वर्तमान में आपकी 6 इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो आगरा और बिजनौर में हमें देखने के लिए मिलती है भोटिया जनजाति। इसके अलावा थारू भी हमें तराई बेल्ट में ही देखने के लिए मिलती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। ठीक है, थारू उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, यह माफ कीजिए, इसका मैंने शायद गलत बता दिया आपको, बुक्सा इसका आंसर होगा, माफी चाहूंगा, बोक्सा। ठीक है, जो बोक्सा ट्राइब है ये आपकी आगरा और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने के लिए मिलती है, इसके लिए माफी चाहूंगा, बोक्सा ट्राइब। ठीक है, और थारू मैंने आपको बताया, थारू तराई बेल्ट में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति वही है। ये माना मैं एक सवाल और इसके अलावा पूछा गया था कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, तो वो है सोनभद्र में। किस साल में 10 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में जोड़ा गया, 2003 में। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बारे में ये बोला जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में भी जाना जाता है, बहुत ज्यादा इन्होंने उसके डेवलपमेंट में काम किया। इनको तूतीय हिंद भी बोला जाता है, यानी पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने कई सारे वाद्य यंत्रों का भी इन्वेंशन किया है, ये भी माना जाता है। कव्वाली जो हमारे यहाँ आज की डेट में गाई जाती है उसका भी थोड़ा थोड़ा श्रेय इन्हें दिया जाता है, और जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके ये शिष्य भी माने जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इनके बारे में हो गया। इसके अलावा आशिका इनकी एक बहुत, ठीक है, बहुत फेमस रचना है आशिका। इसके अलावा खजाइन उल फुतूह भी इनकी रचना है, खजाइन उल फुतूह। उत्तर प्रदेश गुरु पूर्णिमा का पर्व समर्पित है, तो कौन से ऋषि को समर्पित है, तो ये ऋषि व्यास जी को समर्पित है। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ये बस्ती जिले में है, और इनकी माता जी का नाम क्या था, महामाया। और कौन सी वंश की थी, वो कोलिय वंश की रानी थी। ठीक है, कोलिय वंश। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था हुसैन शाह शर्की। मैं आपको बता चुका हूं, जौनपुर जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था, तो उसी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। यहाँ का बहुत फेमस राजवंश था कौन सा, शर्की वंश, जिसकी स्थापना की मलिक सरवार ने। ठीक है, याद रखिएगा, मलिक सरवार ने। और अगर बात करें कब की थी, 1394 में। यहाँ पर 2 बहुत फेमस मस्जिद हैं, याद रखिएगा, एक तो अटाला मस्जिद और एक लाल दरवाजा मस्जिद। तो दोनों आपसे पूछे कहां पर हैं, तो ये जौनपुर में है। जौनपुर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता है, या शिराज ए हिंद भी कहा जाता है। आगे, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये जाता है। और कब लगभग कितना है, लगभग 2369 किलोमीटर लंबा है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव और अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, यह कहां पर स्थित है, तो अगर रामपुरा की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। तो टेराकोटा का कहाँ का फेमस है, गोरखपुर का। लकड़ी के खिलौने कहाँ के हैं, बनारस के या वाराणसी के। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट के। और कांच का सामान ये तो पता ही है आपको, फिरोजाबाद। तो 94 का अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता किससे, तो हिंडाल्को क्या है आपका, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। और किसके लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर इसके नजदीक शक्ति का स्रोत है, यानी पावर प्लांट इसके पास ही स्थित है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर इसमें देखेंगे तो आप, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ ठीक है, प्लास्टिक सिटी कानपुर ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव ठीक है, लेकिन आपका बी जो है ट्रॉनिका सिटी वो गलत है, नोएडा में नहीं है, ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल है, तो बुंदेलखंड के सर्किट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा। तो महोबा किसके लिए फेमस है, पान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कलिंजर का फोर्ट बहुत फेमस है, बांदा में स्थित है, यहीं पर आपका शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी एक युद्ध के दौरान। आगे चलते हैं, चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का क्या है, विकलांग विश्वविद्यालय है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में ही स्थित है। और बिठूर तो आपको पता ही है, गंगा नदी के किनारे है, बहुत ज्यादा फेमस है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो इससे हमीरपुर जिला आपका लाभान्वित होता है। ठीक है, हमीरपुर।
भारत के मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो मेंथा तेल के उत्पादन में लगभग 90% अकेले यूपी ही हमारा योगदान करता है। तो काफी बड़ा योगदान है क्योंकि ये कृषि प्रधान हमारा राज्य है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सिंपल है, प्रतापगढ़। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 100 प्रश्न थे, काफी इंपॉर्टेंट इस सेशन में प्रश्न थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसमें कुछ मैप वगैरह के इतने ज्यादा प्रश्न नहीं थे, इसलिए मैप मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किए। सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू सो मच।